अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारा एक्चुअली दूसरा टॉपिक है। तो लेकिन जो हमने प्रीवियस लेक्चर पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। लेकिन वहाँ से हमें थोड़ा सा पेंडिंग रह गया था एक दो क्योंकि लेक्चर ज़्यादा बड़ा हो गया था। तो इसलिए आज इस टाइम हम थोड़ा करेंगे वो डिस्कस। तो उसके बाद हम उठाएंगे नया टॉपिक। पहला क्या है? केमिकल एनर्जी। पहला फॉर्म है केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी हम किसको बोलेंगे? देखो, आपने तो पढ़ा होगा केमिकल रिएक्शन, आपने सुना होगा। तो इसी तरह से जो केमिकल होते हैं या केमिकल रिएक्शन हम बोलते हैं, उसमें क्या होता है? अगर कोई एलिमेंट होता है, अगर कोई फॉर एग्जांपल ए हम बोलेंगे, एलिमेंट ए, या हम बोलेंगे एटम या एलिमेंट, और बी, अगर ए और बी आपस में रिएक्शन करता है तो ये बनाता है ए बी। फॉर एग्जाम्पल, ये एक एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, ये आपस में मिल जाते हैं और ये बनाते हैं एक कंपाउंड या मॉलिक्यूल जिसका नाम है ए बी। तो यहाँ से क्या होता है? जब ये मिलते हैं तो यहाँ से एनर्जी निकलती है, यहाँ से कुछ एनर्जी निकलती है, या बोलेंगे हीट। क्यों निकलती है? क्योंकि अगर ए है, इसकी कोई एनर्जी है, बी है, इसकी कोई एनर्जी है। जब ये मिलते हैं, सबसे पहली बात, ये क्यों मिलेंगे? ये आपस में मिलेंगे क्यों? क्योंकि ये चाहते हैं, जैसा ए है, जैसा बी है, ये चाहते हैं जैसे ये इस टाइम है, ये इससे ज्यादा स्टेबल बने। ये अगर ए इधर है, बी इधर है, और ये चाहता है, इसकी ये ख्वाहिश होती है हमेशा कि ये चाहता है मैं स्टेबल बनूं। स्टेबल बनने के लिए ये किसी एलिमेंट के साथ रिएक्शन करता है। रिएक्शन क्या होता है? इसमें पुराने बॉन्ड्स, मतलब अरेंजमेंट जो होता है एलिमेंट्स का, ये चेंज होता है। ये बॉन्डिंग करता है किसके साथ? दूसरे एलिमेंट के साथ। ठीक, अरेंजमेंट चेंज हो जाता है। जब अरेंजमेंट चेंज हुआ तो हम बोलेंगे इनने रिएक्शन की। जब रिएक्शन की, क्यों करेंगे रिएक्शन? क्योंकि ये चाहते हैं हम स्टेबल बने। और जो स्टेबल होता है, आपको ये याद रखना है, जो स्टेबल होता है उसकी एनर्जी हमेशा कम होती है एज कंपेयर टू अनस्टेबल। अनस्टेबल की एनर्जी ज्यादा होती है, स्टेबल की एनर्जी कम होती है। अब जब ये आपस में मिल जाते हैं तो ये स्टेबल बन जाते हैं और ये आ जाते हैं इन द लोअर एनर्जी स्टेट। पहले ये थे हायर एनर्जी स्टेट में, फिर आ जाते हैं लोअर एनर्जी स्टेट में। जब ये लोअर एनर्जी स्टेट में आ जाते हैं तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी थी वो रिलीज करते हैं ये इन द फॉर्म ऑफ हीट। और ये हीट एनर्जी जो है, इसको हम बोलेंगे केमिकल एनर्जी। क्यों? क्योंकि ये निकलती है, ये प्रोड्यूस होती है बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन की वजह से ये प्रोड्यूस होती है। तो इसलिए हम बोलते हैं इसको केमिकल एनर्जी। इसकी आपको बहुत सारी एग्जांपल्स मिलेगी। फॉर एग्जांपल, हम कोल होता है, कोल किसका बना हुआ होता है? कार्बन का। तो कार्बन हम बर्न करते हैं, तो इसमें से क्या निकलता है? इसमें से निकलती है हीट। कितनी हीट निकलती है? 1 किलोग्राम कोल से निकलती है हमें, 3 × 10⁻⁷ जूल्स हीट या एनर्जी। इसी तरह से हम बोलेंगे, या दूसरी एग्जांपल होंगे, जो एलिमेंट होते हैं इनमें होती है एनर्जी। तो इसका मतलब है इनमें होती है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। हम खाना खाते हैं, ठीक? जब हम खाना खाते हैं तो अंदर से क्या होता है? फिर डाइजेशन होता है। जो एटम्स, जो कंपाउंड्स हम खाते हैं, उनमें डाइजेशन होता है। तो वो फिर
वो फिर हो जाते हैं ये कन्वर्ट छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में। तो उसके बाद क्या होता है, तो उससे क्या होता है, जो इनमें एनर्जी होती है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी, वो प्रोड्यूस को कन्वर्ट होती है किसमें, वो कन्वर्ट होती है मैकेनिकल एनर्जी में। इसी तरह से जो हम बोलेंगे फोटोसिंथेसिस होता है, जो ग्रास होता है, प्लांट्स, उनमें गिरती है लीव्स के ऊपर, क्या गिरती है, सनलाइट। सनलाइट को हम बोलेंगे सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी कन्वर्ट होती है किसमें, फिर वो होती है कन्वर्ट किसमें, केमिकल एनर्जी में। वो रहती है कन्वर्ट केमिकल एनर्जी में। तो फिर आगे क्या होता है उसको हम नहीं पढ़ना है, हमें देखना है सिर्फ सोलर एनर्जी। लाइट पड़ती है किस पर, लीव्स पर, जो है एक्चुअली क्या है, वो सोलर एनर्जी। तो वो कन्वर्ट करता है वो केमिकल एनर्जी में इन द फॉर्म ऑफ रिएक्शंस, जिससे रिएक्शंस होती है, तो स्टोर रहता है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। इसी तरह से हम इसके बहुत सारी एग्जांपल्स है। तो एक्चुअली क्या पढ़ना है कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपस में रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन करने से जो एनर्जी निकलती है तो उसको हम बोलेंगे केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रोलिसिस आपने पढ़ा होगा, उसमें भी होता है यही। तो कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कन्वर्ट हो जाती है मैकेनिकल, यह आई एम सॉरी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। तो अब हम देखेंगे इसके बाद दूसरा, न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी किसको हम बोलेंगे। न्यूक्लियर नाम दिखाता है जो निकलता है न्यूक्लियस से। आपने पढ़ा होगा न्यूक्लियस, एटम का न्यूक्लियस होता है, उसी से निकलता है न्यूक्लियर एनर्जी। दैट मीन्स ये न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ होगा, है ना। तो इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियर एनर्जी किसको हम बोलेंगे, अगर कोई स्मॉल लाइट दो न्यूक्लिय होंगे, ये दो न्यूक्लिय है, अगर कोई दो लाइटर न्यूक्लिय होंगे और ये कंबाइन हो जाएंगे, आपस में मिलेंगे और बनाएंगे एक ही न्यूक्लिय बड़ा, या एक ही होगा वो बनाएगा छोटे दो, दो होंगे छोटे छोटे न्यूक्लिय जो मिलेंगे और बनाएंगे एक बड़ा न्यूक्लिय, या एक बड़ा न्यूक्लिय होगा, ये डिवाइड होगा दो छोटे छोटे न्यूक्लिय में। इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन, और इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियर फिशन। न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिशन। तो इसमें हम क्या देखेंगे, अब बोलोगे आप सर अगर ये मिलते हैं तो ये बनाते हैं एक बड़ा न्यूक्लिय, इसको बोलेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन। तो न्यूक्लियर एनर्जी का क्या मसला है इसमें, इसका मसला ये है कि एक्चुअली क्या होता है, ये जो जब मिलते हैं बनाते हैं ये, तो यहाँ से एक ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। जब भी ये रिएक्शन होती है, दो छोटे छोटे न्यूक्लिय मिलते हैं, बनाते हैं बड़ा न्यूक्लिय, लेकिन ये ऐसे ही नहीं मिलते, मिल गए और बस, यहाँ से निकलती है ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसी तरह से ये वाला जब डिवाइड होगा दो छोटे न्यूक्लिय में, यहाँ से भी निकलती है ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ
एनर्जी, यहां से निकलती है एनर्जी, यहां से भी निकलती है एनर्जी। अब ये एनर्जी कहां से आती है? अब ये एनर्जी कहां से आती है? इसका मसला बहुत टाइम से चल रहा था, जो समझ नहीं आ रहा था कि ये एक्चुअली होता क्या है। फिर कहा गया एक्चुअली क्या होता है, जो दो न्यूक्लिय आपस में मिलते हैं, जो ये मिलते हैं, जितना मास इन दोनों का होता है, जब ये मिलते हैं और ये बड़ा न्यूक्लिय बनाते हैं, और जो मास इस बड़े न्यूक्लिय का होता है ये कम होता है किससे? इन दो न्यूक्लिय से। ये कम होता है इन दो न्यूक्लिय से। इसी तरह से जो ये बड़ा न्यूक्लिय है, जो डिवाइड होता है छोटे दो न्यूक्लिय में, जो मास इस बड़े न्यूक्लिय का होता है और जो मास इन छोटे दो न्यूक्लिय का कंबाइन में होता है, इनका मास कम होता है किससे? इनका मास भी कम होता है जितना मास इसका था। अब हम बोलेंगे कि ये बाकी का मास जो है वो कहाँ गया? वो कहाँ गया? यहाँ पर मास ज्यादा था इन दो का और यहाँ पर कम है, तो ये जो मास डिफरेंस है, जो डिफरेंस हुई मास की, तो ये मास कहाँ गया? और यहाँ पर जो मास ज्यादा था फिर बन गया ये दो में, तो यहाँ पर मास कम है इन दोनों का, तो ये मास कहाँ गया? तो एक्चुअली क्या होता है, इस मास को हम बोलेंगे मास डिफेक्ट। ये आपको याद रखना है, इसको बोलते हैं मास डिफेक्ट। क्यों? क्योंकि मास कम हो जाता है। तो एक्चुअली क्या होता है, जो मास था जो कम हो जाता है, यही मास कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में। जितना मास यहां था इसमें से कुछ हिस्सा मास का कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में, और बाकी का जो रहता है वो रहता है इन द फॉर्म ऑफ मास ही। और जो स्मॉल फ्रैक्शन कन्वर्ट हो जाता है, स्मॉल पार्ट ऑफ मास कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में, उसी एनर्जी को हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। इसी तरह से यहाँ पर तो ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? जैसे आपको न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है, न्यूक्लियर रिएक्शंस, आजकल न्यूक्लियर रिएक्शंस से इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट किया जाता है। और जो ये न्यूक्लियर फ्यूजन है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है स्टार्स में। सन है तो यहाँ से एनर्जी निकलती है, वो निकलती है इसी वजह से इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, जो फिर यहां तक पहुंचती है। तो ये दो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी थे जो हमने प्रीवियस लेक्चर में नहीं पढ़े थे। अब हम देखेंगे नया टॉपिक जो है मास एनर्जी इक्विवेलेंस। मास एनर्जी इक्विवेलेंस। ये मास एनर्जी इक्विवेलेंस क्या होता है? जो क्लासिकल फिजिक्स थी, प्रीवियस जो फिजिक्स हुआ करती थी, क्लासिकल फिजिक्स, उसमें कहा जाता था कि जो मास है ये एक अलग एंटिटी है और जो एनर्जी है ये एक अलग एंटिटी है। हम इसमें पढ़ते थे कंजर्वेशन ऑफ मास और अलग से पढ़ते थे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक, जैसा कि आपने भी पढ़ा होगा। तो उसके बाद एक क्वेश्चन था हमेशा जो सर्कुलेट कर रहा था, सबके माइंड में था कि अगर हम बोलेंगे कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो जो स्टार्स है
जो सन से एनर्जी आती है ये एक्चुअली प्रोड्यूस कैसे होती है, ये एक्चुअली प्रोड्यूस कैसे होती है। एक तो सोलर एनर्जी का, एनर्जी ऑफ स्टार्स, ये एक कंसेप्ट था जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा था। बाइंडिंग एनर्जी, ये एक कंसेप्ट था जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा था। इसी तरह से और भी कुछ क्वेश्चंस थे जो हम, या ये न्यूक्लियर फ्यूजन जो हमने अभी पढ़ा, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिशन, या हम बोलेंगे न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर एनर्जी हम बोलेंगे। न्यूक्लियर एनर्जी कहां से आती है, ये कैसे निकलती है। इसके अलावा भी कुछ कॉन्सेप्ट्स थे तो मैं आपको मेन बोल रहा हूं। तो ये क्लासिकल फिजिक्स में कुछ टॉपिक्स थे, कुछ एनर्जीज थे जो समझ नहीं आ रहे थे कि एक्चुअली होता क्या है, ये आते कहाँ से है। क्योंकि हम क्या करते थे, हम मास अलग से लेते थे, कंजर्वेशन ऑफ मास और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। उसके बाद 1905 में आया आइंस्टीन। कौन आया? आइंस्टीन। आइंस्टीन जब आया तो उसने क्या कहा, उसने कहा कि ये एक्चुअली मास और एनर्जी अलग अलग एंटिटीज नहीं है, ये एक्चुअली एक ही एंटिटी है जो अलग अलग फॉर्म्स में है। ये मास और एनर्जी एक्चुअली एक ही है, एक ही चीज के दो फॉर्म्स है। क्या कहा? हम इससे पहले बोलते थे मास अलग है, एनर्जी अलग है। हम बोलते थे कंजर्वेशन ऑफ मास, हम बोलते थे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जब आइंस्टीन जब आया 1905 में, उसने कहा नहीं, जो आप बोल रहे थे कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एक्चुअली ये नहीं है, ये एक ही चीज के दो फॉर्म्स है, एक ही एंटिटी के दो फॉर्म्स है, मास एनर्जी। और ये एक्चुअली एक ही चीज है, एक ही एंटिटी है। ये कन्वर्ट हो जाती है इसमें, मास कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में, और एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है मास में। जैसे हम बोलते हैं ना कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फिर हम बोलते थे फॉर एग्जांपल हम बोलते थे पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती है मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी में, और काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होती है पोटेंशियल एनर्जी में। इसी तरह से आइंस्टीन ने बोला कि मास कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में, एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है मास में। तो इस तरह से हम नहीं बोल सकते कि कंजर्वेशन ऑफ मास या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हम बोलेंगे कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी। तो उसने कहा कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी। उसने कंबाइन किया जो दो लॉज थे अलग अलग, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उसने इनको कंबाइन किया, उसने इनको कंबाइन किया और एक ही बनाया। क्या बनाया? कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी। इसका मतलब ये है कि हम अलग से नहीं देखेंगे कि मास कंजर्व हो रहा या नहीं, हम अलग से नहीं देखेंगे कि एनर्जी कंजर्व हो रही या नहीं, हम देखेंगे टोटल में कि मास और एनर्जी दोनों सम, इनका दोनों कंबाइन रहा कि नहीं। जैसे हम बोलते थे मैकेनिकल एनर्जी, उसमें क्या बोलते थे, हम अलग से नहीं देखते थे पोटेंशियल एनर्जी और अलग से काइनेटिक एनर्जी, नहीं, हम देखते थे इनका सम, टोटल में मैकेनिकल प्लस टोटल में पोटेंशियल प्लस काइनेटिक कंजर्व रहा। इसी तरह से हम बोलेंगे टोटल में, कंबाइन में मास और एनर्जी कंजर्व रहनी चाहिए। तो उसने यूनिफाई किया और बनाया
कंजर्वेशन मास एनर्जी इक्विवेलेंस और नाम रखा कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी। इसमें क्या होता है, इसने कहा, इसमें एक रिलेशन उसने दी। कौन सी रिलेशन? उसको बोलते हैं हम मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन। कौन सी दी? E इज इक्वल टू mc²। इसको उसने क्या कहा? इसको उसने कहा मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन। उसने कहा कि एक्चुअली मास कितना कम हुआ, अगर हम देखेंगे कि अगर कहीं पर न्यूक्लियर रिएक्शन हुई तो हम बोलेंगे वहां से इतना मास कम हुआ, तो हम बोलेंगे जो ये मास कम हुआ अब कितनी एनर्जी निकलेगी, अब कितनी एनर्जी निकलेगी। उसने ये रिलेशन दी। अगर हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो हम देखेंगे मास कितना हुआ, मास डिफरेंस कितनी हुई, और इनटू करेंगे c²। c² क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये करेंगे इसको मल्टीपल तो हमें निकलेगी एनर्जी कितनी प्रोड्यूस हुई, किससे? इतने मास से, जितना मास हम देंगे। या हम बोलेंगे अगर हमें देखना होगा कि एनर्जी से, इतने एनर्जी से कितना मास प्रोड्यूस होगा, तो हम देखेंगे m इज इक्वल टू E डिवाइड बाई c²। अगर हमें देखना होगा कि एनर्जी हमें पता होगी, हम देखेंगे इतनी एनर्जी से कितना मास प्रोड्यूस होगा, तो इतनी एनर्जी हम देंगे। E का वैल्यू, एनर्जी कितनी होगी, C का वैल्यू जो हमें पता ही है, तो हमें निकलेगा मास कितना प्रोड्यूस होगा। तो इसी तरह से हमें कुछ क्वेश्चंस का आंसर निकला, जैसे एनर्जी ऑफ स्टार्स, स्टार्स में कैसे एनर्जी निकलती है। एक्चुअली क्या होता है, उसमें जो न्यूक्लियर हाइड्रोजन के मिलते हैं तो फिर वो बनाते हैं बड़ा न्यूक्लियर। तो जो मास होता है उन न्यूक्लियर का जो मिलते हैं वो कम होता है, किससे? जो वो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, तो जो मास कम होगा, मास डिफेक्ट, वो मास कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में। कैसे? इसमें से, इससे होता है वो कन्वर्ट एनर्जी में। इसी तरह से बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी जब न्यूक्लियर आपस में मिलते हैं तो अगर ये एटम है, एटम का न्यूक्लियर है, तो अगर हम देखेंगे इसमें प्रोटॉन्स कितने होंगे, न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, तो मास कितना होना चाहिए? मास होना चाहिए उतना ही जो उनका सम होगा। लेकिन जब हम देखते हैं जितने प्रोटॉन्स और जितने न्यूट्रॉन्स है, जब उनका हम मास ऐड करते हैं, फिर हम मास निकालते हैं, लेकिन फिर हम देखते हैं इसका कितना मास एक्चुअली है, तो वो कम होता है। जो मास कम होता है, कितना मास कम हुआ, वो मास कन्वर्ट हो जाता है एक्चुअली एनर्जी में, और वही बनाता है बाइंडिंग एनर्जी, जो उनको आपस में बांध रखता है। तो हमें जिन क्वेश्चंस का आंसर नहीं निकलता था, वो हमें निकला किससे? जो आइंस्टीन साहब ने दिया, एनर्जी इक्विवेलेंस, मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आपको ये याद रखनी है। और जो इससे पहले था, इसको हम बोलेंगे क्लासिकल फिजिक्स। अब जब इसने दिया ये, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं फिर क्वांटम फिजिक्स, इसको बोलते हैं क्वांटम फिजिक्स। ठीक, या बोलेंगे मॉडर्न फिजिक्स, जिसमें फिर हम लेते हैं यूनिफाइड फॉर्म ऑफ मास एनर्जी कंजर्वेशन। यूनिफाइड फॉर्म मीन्स पहले था ये अलग अलग, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फिर हमने यूनिफाई किया ये, फिर हमने यूनिफाई किया और हमने बनाया
कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी। तो ये खत्म हुआ। अब हमें थोड़ा सा और पढ़ना था। हाँ, अब ये भी करेंगे इसी के साथ ही कंप्लीट। ये क्या है, अब जब हमने पढ़ा डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, हमने पढ़ा, तो ये एनर्जी क्या होता है। एनर्जी जब डिफरेंट फॉर्म्स में होते हैं, जैसे हमने पढ़ा, हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, इंटरनल एनर्जी होती है, हीट एनर्जी होती है, न्यूक्लियर एनर्जी होती है। इसके बगैर भी बहुत सारी एनर्जी होती है। तो मैंने जो डिस्कस की वो मेन टाइप्स ऑफ एनर्जी है, वरना तो बहुत सारी टाइप्स ऑफ एनर्जी होती है। और ये फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जो होती है, ये ऐसे ही नहीं रहती, ये आपस में कन्वर्ट होती रहती है। जैसे मैंने अभी कहा कि हम देते हैं किसी को कोल होता है, इसमें होती है एनर्जी, तो वो कन्वर्ट, हम फिर इसको जलाते हैं तो वो निकलती है हीट। जो एनर्जी इसमें थी उसको हम बोलेंगे जो इसमें हीट थी, तो ये बन जाता है। तो इसमें हीट थी वो क्या थी, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि बिकॉज ये अरेंजमेंट ऑफ एटम्स की वजह से था, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो फिर वो कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में। इसी तरह से मैंने बोला सन से आती है लाइट, जिसको हम बोलेंगे सोलर एनर्जी, वो पड़ती है ट्रीज पर। और ट्रीज जो है, जो लीव्स होती है ट्रीज की, तो जब इस लाइट पड़ती है, सोलर एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है किसमें, ये कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में। जो प्लांट है ये इसको स्टोर रखता है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। ठीक, या मैंने बोला इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे कन्वर्ट होती है। हम क्या करते हैं, पहले हम कहते हैं अगर थर्मल पावर प्लांट होगा तो वहां पर हम कोल से करते हैं काम, कोल जलाते हैं, कोल से निकलती है केमिकल एनर्जी, तो उससे फिर कन्वर्ट होती है बिजली, जिसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हाइड्रोलिक होगा तो उसमें क्या होता है, हाइड्रोलिक एनर्जी जो वाटर की एनर्जी होती है वो हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज जो है ये आपस में कन्वर्ट होते रहते हैं, लेकिन जो टोटल एनर्जी होती है ये हमेशा कंजर्व रहती है। एनर्जी तो आपस में कन्वर्ट होती रहेगी, लेकिन जो टोटल एनर्जी है ये कंजर्व रहती है, टोटल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आती। तो उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो हम बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या होता है कि जो एनर्जी होती है, ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलता है हमें कि जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी, मैं बात कर रहा हूं टोटल एनर्जी की फिर डिफरेंट फॉर्म्स है, मैकेनिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, हीट एनर्जी है, ठीक, इंटरनल एनर्जी है, इसमें डिफरेंट फॉर्म्स है। ये कन्वर्ट होती रहेगी डिफरेंट फॉर्म्स में, पहले थी एक फॉर्म में, पहले फिर दूसरी फॉर्म में, फिर तीसरी फॉर्म में, लेकिन जो टोटल एनर्जी है ये कांस्टेंट रहेगी। तो ये हुआ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आई होप ये तो मैंने इसकी एग्जांपल तो मैंने दी थी कन्वर्जन की डिफरेंट फॉर्म्स में भी, लेकिन आपको अब याद रखना है कि कंजर्वेशन बोलता है कि ये टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है, तो हो गया ये भी। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में नया टॉपिक उठाएंगे। खुदा हाफिज।